मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एक शख्स जो अगर जिंदा रहता तो अब तक भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, बाबा रामदेव से भी बड़ा। कहा जाता है कि इस शख्स को रामदेव प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते थे। ये शख्स जिसके राष्ट्रवाद की कल्पना स्वदेशी और अखंड भारत के इर्द गिर्द बुनी गई थी, ये भारत की पूरी व्यवस्था को बदल डालने का हिमायती था। जवाहरलाल नेहरू को देश के सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने वाला ये शख्स अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी जैसी हस्तियों से रेगुलर बातचीत का दावा करता था। हालांकि इन लोगों ने कभी राजीव से बातचीत की बात नहीं स्वीकारी। वो कहता था कि पिछले 20 साल से वो कभी बीमार नहीं पड़ा, अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर लेता था। अब उसके कहे और लिखे पर बंदरबाट हो रही है। नाम था राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित एक भारतीय वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता थे। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वे अपने मृत्यु तक रहे। वे राजीव भाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। आज भी भारत में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। इनके स्वास्थ्य ज्ञान की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला और आज वे लोग एक खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। राजीव दीक्षित जी एक विद्वान, महापुरुष और स्वदेशी के महान समर्थक थे। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील के नाह गांव में राधेश्याम दीक्षित एवं मिथिलेश कुमारी के यहाँ 30 नवंबर 1967 को हुआ था। फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। तत्पश्चात वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। इसी बीच उनके प्रतिभा के कारण CSIR में उन्हें कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का मौका भी मिला। वे भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से प्रभावित रहे। बाद में जब उन्होंने गांधी जी को पढ़ा तो उनसे भी प्रभावित हुए। सन 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव से हुई, जो उस समय योग को देश में फैलाने के लिए अग्रसर थे। अब स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाने के लिए 10 वर्षों तक अथक प्रयास किया। 10 वर्षों के बाद दोनों ने मिलकर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना की। इस भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित को दिया गया। बाबा रामदेव भी राजीव जी के व्याख्यानों से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने कई व्याख्यान अपने पतंजलि योगपीठ में करवाए ताकि उनकी बात टीवी के माध्यम से पूरे देश की जनता तक पहुंचे। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया। यहीं से उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई और देश के करोड़ों लोग उनके व्याख्यान सुनने लगे। उनके व्याख्यान इतनी सरल भाषा में होते थे कि उनको समझना बड़ा आसान था। उनके व्याख्यानों से देश के लोगों को भारत का वास्तविक इतिहास और स्वदेशी की महत्ता का पता चला। उन्होंने इस भारत स्वाभिमान के तहत कई विदेशी कंपनियों का खुलासा किया जो भारत को अनेक वर्षों से लूट रही है। उनको राजनीतिक पार्टियों से भी आपत्ति थी और वो उन पर खुलकर प्रहार करते थे। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, देश के संविधान, कानून प्रणाली जैसे कई मुद्दों पर तथ्यों के साथ अपने व्याख्यान दिए। पिछले 20 वर्षों में राजीव भाई ने भारतीय इतिहास से जो कुछ सीखा उसके बारे में लोगों को जागृत किया। अंग्रेज भारत क्यों आए थे, उन्होंने हमें गुलाम क्यों बनाया, अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारी शिक्षा और उद्योगों को क्यों नष्ट किया, इस पर विस्तार से जानकारी दी ताकि हम पुनः गुलाम न बन सके। इन 20 वर्षों में राजीव भाई ने लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए, जिनमें से कुछ ही हमारे पास उपलब्ध हैं। आज भारत में लगभग 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियां व्यापार करके हमें लूट रही है। उनके खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने देश में सबसे पहली विस्तृत स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची तैयार करके स्वदेशी अपनाने का आग्रह प्रस्तुत किया। उन्होंने 1991 में डंकल प्रस्तावों के खिलाफ घूम घूम कर जन जागृति और रैलियां निकाली। कोको कोला और पेप्सी जैसे कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया और कानूनी कार्यवाही की।
दीक्षित ने स्वदेशी जनरल स्टोर की एक श्रृंखला खोलने के आंदोलन का समर्थन किया, जहां केवल भारतीय बनाए गए सामान बिक रहे हैं। वह स्वदेशी में विश्वास करते थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और आज़ादी बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत की और उनके प्रवक्ता बने। उन्होंने नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में 70,000 से अधिक लोगों की रैली को संबोधित किया। 30 नवंबर 2010 को ऐसा बताया गया कि राजीव दीक्षित को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मगर उनकी मृत्यु आज भी एक राज है। उनके करीबी लोगों का मानना है कि उनका कत्ल हुआ था। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने एलोपैथिक इलाज से लगातार परहेज किया। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि दीक्षित होम्योपैथिक दवाओं के लिए अड़े हुए थे। हॉस्पिटल में कुछ दवाओं और इलाज से वो कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए थे, मगर रात में एक बार फिर उनको गंभीर दौरा पड़ा, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। यह वार्ता निर्विवाद असत्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी का कई बार चेकअप करवाया था। उन्हें कोई दिल की बीमारी थी ही नहीं, और दिल के दौरे में कभी भी शरीर काला नहीं होता। उन्हें धीमी गति से मारने वाला जहर दिया गया था, मगर ये बात कभी प्रमाणित नहीं हो सकी। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई वीडियो के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में आप राजीव दीक्षित के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।